हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हम लॉगरिथम के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, फैक्टर मल्टीपल्स के बारे में भी हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आज का जो टॉपिक है अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ को जीसीडी भी बोला जाता है, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है इसको अपन एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यू कैन से जीसीडी। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने लिया 20 और लेट्स से 24। ये मेरे पास दो नंबर्स हैं। ठीक है, 20 के फैक्टर्स बताइए, 20 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी 20 किस किस से डिविजिबल है। सर 20 1 से डिविजिबल है, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। ये सारे 20 के फैक्टर्स हैं। 24 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 4 6 8 और 12 और 24। ठीक है, ये सभी क्या है? 24 के फैक्टर्स हैं। 24 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये 20 के फैक्टर्स, ये 24 के फैक्टर्स, है ना। अब इनमें अगर अपन देखें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, देन 2 आ रहा है, देन 4 आ रहा है, और 4 के बाद कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है? आई थिंक नहीं आ रहा। तो 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर है। इन कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट कौन है? सर 4 है, तो इसलिए 4 को हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। सो अवर एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 4। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। कॉमन फैक्टर तो 1 और 2 भी हैं, लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है, 4 सबसे हाईएस्ट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 4 सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकेगा। ठीक है ना, 4 इज द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide these two, which can divide these two। यानी 4 से कोई बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट डिवाइजर, है ना। जब भी डिवाइजर की बात होगी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना है। जैसे ही डिवाइजर की बात होगी तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ, क्योंकि देखो यही डिवाइजर का काम कर रहा है, क्योंकि नीचे आ रहा है। ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो ये एचसीएफ का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बात करते हैं अब एचसीएफ निकालेंगे कैसे, है ना। तो देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है। आप जो नंबर दे रखा है उसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का क्यूब इंटू 3, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो एचसीएफ निकालने का प्रोसेस ये होता है कि इन दोनों नंबर में जो कॉमन प्राइम है पहले तो उसको लिख लो। इन दोनों में कॉमन प्राइम क्या दिख रहा है? सर 2 कॉमन प्राइम दिख रहा है, और इसमें जो कॉमन प्राइम है उसकी आप लगाओ लीस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रही है, 2 की पावर 2 आ रही है, तो दोनों में लीस्ट क्या है? सर 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है, पहले दोनों नंबर का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, उसके बाद इन दोनों नंबर में कॉमन प्राइम ढूंढा, 2 कॉमन प्राइम दिख रहा है, और कॉमन प्राइम पे पावर कौन सी लगानी है? लीस्ट लगानी है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, 3 और 2 में लीस्ट क्या हुआ? 2, इसलिए 2 की पावर 2 लगा दी, तो इसका एचसीएफ आ गया 4। तो इस तरह से अपन एचसीएफ निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, देन उसके बाद कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लीस्ट एक्सपोनेंट, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लीस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, और क्लास 5th और 6th में आपने एक मेथड और देखा होगा एचसीएफ निकालने का, दैट इज़ डिवीज़न मेथड। उससे भी अपन कर सकते हैं। कैसे? जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको छोटे से डिवाइड किया 20 से, ये 1 टाइम जाएगा, बचेगा 4, फिर वापस डिवीज़न का साइन बनाया। जो पुराना डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड का काम करेगा, ये कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स, तो ये कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो यानी जो लास्ट डिवाइज़र है वही आपका एचसीएफ होता है। ये क्लास 5th और 6th में पढ़ते हैं। ठीक है, ये मेथड भी बड़ा काम का है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं जहाँ पे हम उनको प्राइम फैक्टराइज नहीं कर पाते, है ना। टेबल्स हमें याद नहीं होती इतनी लंबी चौड़ी, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको दिक्कत आए। तो
तो वहाँ पर ये हमें डिवीज़न मेथड काम आता है, सही है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी पता होना चाहिए और ये डिवीज़न वाला भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। ये एचसीएफ के बारे में हुआ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। बात करते हैं बेटा एलसीएम क्या होता है ना। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन्हीं दो नंबर्स की बात करते हैं वापस से। ये हमारा 20, ये 24। 20 के मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करते हैं। 20 का पहला मल्टीपल 20, देन 40, देन 60, देन 80, देन 120, देन 140 एंड सो ऑन। 24 का मल्टीपल्स 24, 48, 72, 96, 120, 144 एंड सो ऑन। तो ये हमारे 20 के मल्टीपल्स हैं, ये 24 के मल्टीपल्स हैं। तो इनमें देखिए जो कॉमन मल्टीपल दिख रहा है वो 120 दिख रहा है। 120 आपका 20 का भी मल्टीपल है और 24 का भी मल्टीपल है, और ये सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है। सबसे पहला मतलब सबसे लीस्ट, है ना। इसके आगे भी मल्टीपल्स आएंगे कॉमन, लेकिन उन सब में लीस्ट तो 120 होगा, क्योंकि इसके बाद तो जितने भी आएंगे वो सब बड़े आएंगे, है ना बेटा। तो ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, इसलिए इसको बोला गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 20 और 24 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 120। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब सर निकालेंगे कैसे इसको, है ना, निकालने का क्या तरीका है देखिए। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 120 अगर 20 का मल्टीपल है तो यानी 120 20 से डिवाइड होगा। सेम में 120 24 का मल्टीपल है तो यानी 120 24 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि 120 इज़ डिविजिबल बाय 20 एंड 24। तो यानी कि 120 इज़ डिविजिबल बाय 20 एंड 24। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी डिविडेंड की बात होगी, क्योंकि ये एलसीएम ऊपर आ रहा है ना, यानी ये नंबर इन दोनों से डिविजिबल है, तो यानी जब भी डिविडेंड की बात आएगी तो आपको एलसीएम निकालना होगा उस केस में। हमेशा क्या निकालना होगा? एलसीएम। डिवाइजर की बात होगी तो एचसीएफ, डिविडेंड की बात होगी तो एलसीएम निकालना होगा उस केस में, ठीक है। तो 120 सबसे छोटा नंबर है जो कि इन दोनों से डिविजिबल है, यानी 120 से छोटा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो दोनों से डिवाइड हो। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब निकालेंगे कैसे? वापस से वही सेम तरीका, 20 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, है ना। उसके बाद एलसीएम का तरीका क्या है? ऑल प्राइम विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। सारे प्राइम नंबर लिख दो विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। सर 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये हमें प्राइम नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 2, 3 एंड 5। इन पे लगा दो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। 2 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 3। यहाँ पे बेटा 3 लगा दिया। 3 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 है, 5 का 1 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 120, तो एलसीएम आ गया 120, ठीक है। इस तरह से अपन एलसीएम निकालेंगे। क्लियर? इस तरह से नहीं कि आप लिखते जाओ, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था कि हाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब हुआ। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एलसीएम इज़ 120 फॉर दीज 2 नंबर्स, ठीक है। सिंपल क्या करना है, जो भी गिवन नंबर्स है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट विल बी द अवर एलसीएम। और एलसीएम का मतलब होता है डिविडेंड, एचसीएफ का मतलब डिवाइजर, ऐसे समझिए। अब यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आएगी, वो ये कि ये जो आपके 2 नंबर्स थे 20 और 24, है ना। लेट्स से 20 को मैंने नाम दे दिया N1, 24 को नाम दे दिया N2, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है 20 इंटू 24, वो आ रहा है आपका 480, है ना बेटा। कितना आ रहा है? 480 आ रहा है। और इन्हीं 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करते हैं अपन, है ना। एचसीएफ कितना है सर? 4 है। एलसीएम कितना है? 120 है। तो 4 इंटू 120 कितना हो गया? 480। तो हम ये देख रहे हैं कि नंबर्स का जो प्रोडक्ट है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तैयार हो गया। ये केवल 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, 3 नंबर में ऐसा मत करना। अब सोचो कि 3 नंबर में हम N1 इंटू N2 इंटू N3 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड इंटू एलसीएम, ऐसा नहीं बोलेंगे, वहाँ पे कुछ अलग चीज़ चलती है,
2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 नंबर के लिए आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी, है ना, आई थिंक। चलिए एक इस पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, N1 इंटू N2 इज इक्वल टू SCF इंटू LCM, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 2 नंबर्स हैं N1 एंड N2, उनका SCF है 12 और उनका LCM है 100, ठीक है। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनका SCF 12 है और LCM है 100, तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। तो सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, नहीं, अभी तो आपने बताया प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स SCF इंटू LCM, है ना, तो आपका जवाब यही होगा 12 इंटू 100 यानी कि 1200। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है सर? आपने तो बताया भी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर उनका SCF इंटू LCM का प्रोडक्ट होता है। एक्चुअली गलत इसलिए है कि क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा एग्जिस्ट होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 2 नंबर का SCF 12 हो, LCM 100 हो। सोच सकते हो क्यों? ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। इसका रीज़न क्या है? सोच सकते हो आप? देखिए इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। देखिए इसका रीज़न देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो LCM था ना, वो किससे डिविजिबल था? नंबर से, नहीं, और जो नंबर थे वो किससे डिविजिबल थे? SCF से। तो LCM नंबर से डिविजिबल और नंबर SCF से डिविजिबल, तो इन दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूँ कि LCM इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय SCF। ये जो LCM होगा बेटा वो हमेशा SCF से डिवाइड होगा। LCM इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय SCF, ऐसा हम बोलेंगे। क्लियर है? तो अगर ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन ही गलत है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि ये जो LCM 100 है, क्या वो 12 की टेबल में आता है? क्या नहीं आता। 12 8 जा 96 आता है, 4 बचेगा रिमाइंडर। तो यानी यहाँ पे LCM इज़ नॉट डिविजिबल बाय SCF, सो द क्वेश्चन इज़ इनकरेक्ट। इससे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर भी नहीं निकलेगा। क्वेश्चन ही गलत है तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कैसे बताओगे? नहीं। इज इट क्लियर? पहले आप चेक कर लो कि वेदर द क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। SCF का मतलब हाईएस्ट डिवाइज़र, है ना, डिवाइज़र, जब भी डिवाइज़र की बात होगी तो SCF निकालना है। LCM का मतलब लीस्ट डिविडेंड, यानी जब भी डिविडेंड निकालना होगा तो अपन LCM की बात करेंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू SCF इंटू LCM, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, LCM इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय SCF, ये आपको याद रखना है। और LCM कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। SCF कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लीस्ट एक्सपोनेंट। आपको डिवीजन मेथड भी याद रखना पड़ेगा SCF के केस में, क्योंकि जब बड़े बड़े नंबर्स का SCF निकालना होता है तो वहाँ पे वो डिवीजन मेथड ही काम आता है, ठीक है। वहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, है ना, बहुत दिक्कत आती है। कर लोगे लेकिन ठीक है, दिक्कत आती है ना। चलिए आगे बढ़ें। ओके, सो लेट से मेरे पास ये 3 नंबर हैं, N1 2 का पावर 2, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4। N2 है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2। N3 है 2 की पावर 3 और 7 की पावर 4, 11 की पावर 2, ठीक है, ये है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों नंबर्स का बताइए SCF क्या होगा और LCM क्या होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। इन तीनों नंबर का SCF कितना होगा और LCM कितना होगा। SCF जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लीस्ट एक्सपोनेंट, है ना। तो देखो इन तीनों में कॉमन प्राइम क्या दिख रहा है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो यानी 2 कॉमन प्राइम हुआ, पहली बात। क्या 3 कॉमन प्राइम है? 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 कॉमन प्राइम नहीं हुआ,
है ना। 5 की बात करें, 5 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 भी कॉमन प्राइम नहीं हुआ। तो यानी इन सब में कॉमन प्राइम जो दिख रहा है वो 2 ऐसा है जो सब में प्रेजेंट है, वही आपका कॉमन प्राइम है। तो हमने कहा था कॉमन प्राइम विथ लीस्ट एक्सपोनेंट, तो 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट 2 नज़र आ रहा है, तो ये इसका HCF हो गया, दैट इज़ 4। एलसीएम कैसे निकालना था? एलसीएम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से प्राइम नंबर्स नज़र आ रहे हैं? 2, 3, 5, 7, 11, ये सब लिख दो। 2, 3, 5, 7, 11। 2 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट सर 4, 3 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 5, 5 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 4, 7 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 4, 11 का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 2। ये हो गया आपका एलसीएम, सिंपल है ना। इस तरह से अपन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर विथ ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने बताया उस तरह से अपन ने इसका निकाल लिया HCF, ठीक है। चलिए अपन एक और काम करते हैं। मैंने आपसे कहा कि लेट्स से फाइंड HCF ऑफ 210, 55। 210, 55 का हमें HCF निकालना है, ठीक है। 210, 55 का HCF निकालना है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको प्राइम फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, है ना, और इसको अपन डिवीज़न मेथड से करते हैं ना, डिवीज़न मेथड से करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे से डिवाइड कर लो, तो ये 3 टाइम्स जाएगा सर 165, बचेगा 45, वापस से डिवीज़न का साइन 55, 1 टाइम जाएगा बचेगा 10, फिर ये पुराना डिवाइज़र अब नया डिविडेंड बन जाएगा, 4 टाइम जाएगा 40, बचेगा 5, वापस ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, कितनी बार? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी जो आपका लास्ट डिवाइज़र है वही आपका HCF है। तो ये डिवीज़न मेथड बहुत इजी रहता है ना, डायरेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये बढ़िया तरीका है, सही है। आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ओके, सो हमने LCM निकाल लिया, HCF निकाल लिया, ये HCF डिवीज़न मेथड से भी निकाल के देख लिया, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि ओके, लेट्स से हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है। आई हैव 2 नंबर्स, और उन 2 नंबर्स का जो सम है, उन 2 जो नंबर्स हैं उनका जो सम है वो हमें दे रखा है 60, है ना। आई हैव 2 नंबर्स हैव सम 60, है ना, एंड देयर HCF इज 6, then how many such numbers exist? How many such number exist? ठीक है, हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनका सम 60 है और उनका HCF कितना है बेटा? 6 है। तो ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए 2 नंबर्स हैं N1 और N2, HCF कितना है? 6। तो दोनों का HCF 6 है, मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 6 है, 6 कॉमन है दोनों में, है ना बेटा, ये तो श्योर है। अब N1 में 6 के अलावा भी कुछ हो सकता है, N2 में भी 6 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो यानी N1 को मैंने अज्यूम कर लिया 6 × x, N2 को अज्यूम कर लिया 6 × y, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि दोनों में सिर्फ कॉमन क्या होना चाहिए? 6, क्योंकि HCF 6 है, तो इसका मतलब है कि N1 N2 में 6 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि x और y में आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे जो x और y है बेटा वो आपका कोप्राइम है, x एंड y आर कोप्राइम नंबर्स, x और y क्या है? आपके कोप्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों नंबर्स का जो एडिशन है वो 60 है, N1 की जगह रख दो 6x, N2 की जगह रख दो 6y,
इक्वल टू 60। पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यानी ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम 10 हो। तो जितना आप नंबर्स बना सकोगे उतना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 10। x को 1 लो, y को 9 लो, 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है, एक ही हो गया। x को 2 लो, y को 8 लो, तो सम 10 आ रहा है। क्या इसको आप ले सकते हो? सोचो एक बार ध्यान से सोचो कि इसको ले सकते हैं क्या अपन? सर इसको नहीं ले सकते, पता है क्यों? क्योंकि हमने बोला था x और y क्या होने चाहिए? को प्राइम। क्या ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं क्या? क्या इनमें कुछ कॉमन नहीं है? कुछ भी कॉमन नहीं है क्या? सर इसमें 2 कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं हुए, तो इसको आप नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 + 7 ले सकते हो क्योंकि दोनों को प्राइम है। 4 + 6 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा। 5 + 5 ये भी नहीं ले सकते क्योंकि 5 कॉमन आ जाएगा। अब आगे चलेंगे तो ये नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, 6 4 4 6, बात एक ही है ना? अब आगे करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन चालू हो जाएगा। देखो 5 के बाद क्या होगा? यहाँ पे 6 4, देखो ये रहा 6 4, 6 के बाद 7 3, ये रहा 7 3, तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको, है ना? बस यहाँ तक हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे हमने कितने देखे? 1 2, तो यानी हमारा आंसर आएगा 2 पेयर्स। ठीक है ना? 2 पेयर्स ऑफ सच नंबर एग्जिस्ट। 2 पेयर्स ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट, सिंपल, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, वो दो नंबर्स क्या क्या होंगे ये भी समझ लेते हैं। देखो n1 n2, सही है। n1 को माना था 6x, n2 को माना था 6y। तो पहला x को 1 रखा, y को 9। x को 1 रखोगे तो 6 × 1 9 6 आ जाएगा, और y को 9, तो 6 × 9 54 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज x को 3 रखो, y को 7। x को 3 रखेंगे तो 18 आएगा, y को 7 रखेंगे तो 42 आएगा। 18 and 42, बस ये दो ही आंसर है, दो पेयर्स। ठीक है, n1 को 6 रखो तो n2 को 54 रखना पड़ेगा, n1 को 18 तो n2 को 42। इन दोनों का HCF 6 है, सम 60 आ रहा है। इन दोनों का भी HCF 6 है, सम 60 आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में देखिए ओनली पेयर की बात होगी, हाउ मेनी पेयर्स एग्जिस्ट, है ना? इसमें भी ध्यान रखें आप, अगर क्वेश्चन में पेयर की बात कर रहे हैं तो हाउ मेनी पेयर्स, तो आंसर है 2। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर, अगर क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर, तो आंसर आएगा बेटा 4, क्योंकि उस समय 6,54 एक अलग आंसर होगा और 54,6 एक अलग आंसर होगा, उसको अलग अलग कंसिडर किया जाएगा, इसलिए इसका डबल ही करना पड़ेगा। ये 1 और 1 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इनका डबल कर दीजिए 4, आंसर डबल हो जाएगा हमेशा। 654 54 6, 18 42 42 18, दैट्स इट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे 2 पर्सन खड़े हैं, ए और बी। ए एक राउंड को 12 सेकंड्स में कंप्लीट करता है और बी उसी एक राउंड को 15 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। सही है, ए एक राउंड को 12 सेकंड में कंप्लीट करता है, बी उसी राउंड को 15 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन बोथ दीज आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों के दोनों व्हेन दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पे रवाना हुए इस स्टार्टिंग पॉइंट पर एंड दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मीट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करें? ये चाहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करें। देखो ए 12 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करके दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, फिर दोबारा घूमेगा तो 12 सेकंड और लगेंगे, तो 12 + 12 24, तो 24 पे ये दोबारा हम देखेंगे एक कब स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रहा है। 12 पे आएगा, फिर 24 पे आएगा, फिर 36 पे आएगा, फिर 48 पे आएगा, 60 पे आएगा एंड सो ऑन। तो यानी ये वो टाइम है जब ए स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा।
सेम में बी की बात करें 15, 30, 45, 60, 75, तो ये वो टाइम है जब बी स्टार्टिंग पॉइंट पर है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक ऐसा टाइम आ रहा है जब दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर है 60, यानी आफ्टर 60 सेकेंड्स ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। और अगर आप देखो ध्यान से, ये 60 क्या है, बेसिकली 15 और 12 का कॉमन मल्टीपल है और लीस्ट है। तो यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट करेंगे, तो हमें सीधा सीधा एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम किस चीज़ का निकालना होता है? एलसीएम ऑफ द टाइम इन विच दे विल कंप्लीट वन राउंड, जिसमें वो एक राउंड को कंप्लीट करते हैं, वो उस टाइम का हमें एलसीएम लेना होता है। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड टाइम विल बी द एलसीएम ऑफ 15 एंड 12, तो दैट शुड बी 60। तो ये हमारा आंसर हो गया 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मीट करेंगे? आफ्टर 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि नाउ स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कराना है, लेकिन नाउ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, नाउ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, आंसर में कुछ चेंज आएगा। पहले सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो 60 सेकेंड बाद मिल रहे हैं। अगर ये वापस से मैंने कहा कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो कब मीट करेंगे, बताइए। देखिए आंसर तब भी यही रहेगा, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे आने का जो टाइम है वो तो यही रहने वाला है। भले आप ऐसे घूमो भाई, ऐसे घूमो, तो ये वही टाइम होंगे जब ये बी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, ये वही टाइम है जब ए स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। तो ये ऐसा टाइम कॉमन है दोनों में, जो दोनों की दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर है। आप देखिए घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, स्टार्टिंग में पहुंचने का टाइम तो वही रहने वाला है ना, इसलिए कंफ्यूज मत हो। स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करने का टाइम सिंपल एलसीएम लेना है, किसका? टाइम इन विच दे विल कंप्लीट वन राउंड, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कराने की बात कर रहे हैं। अब अगर ये पूछे कि ये मीट करने चाहिए, दैट्स इट, मीट करने चाहिए बस, कहीं भी मीट करें चलेगा, कहीं भी मीट करें चलेगा, डन, कहीं भी मीट करें चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। पहले हमने कंडीशन डाली थी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करें, लेकिन हमने वो कंडीशन अब हटा ली, अब ये कहीं भी मीट करे चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मीट करवाना है, ए और बी को हमें क्या करवाना है? मीट करवाना है, दैट्स इट। तो कब मीट करेंगे? दोनों सेम पॉइंट से रवाना हुए, सेम टाइम पे रवाना हुए, बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। नाउ एट व्हाट टाइम दे विल मीट एनीवेयर बिटवीन द ट्रैक, दे विल मीट एनीवेयर बिटवीन द ट्रैक, वो टाइम बताना है। तो देखो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि होगा क्या। देखो ये साफ समझ में आ रहा है कि ए की स्पीड ज़्यादा है कंपेयर टू बी, क्योंकि ए कम टाइम ले रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने में, बी ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी बी की स्पीड कम है, ए की स्पीड ज़्यादा है। तो ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम में ए ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट्स से ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो बी उससे थोड़ा कम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, क्योंकि बी की स्पीड कम है। तो धीरे धीरे इनके बीच का गैप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में कोई गैप नहीं था इनके बीच में, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये जो गैप है, ये गैप बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाएगा ये गैप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये गैप बढ़ के एक राउंड के बराबर हो जाएगा, तब ये दोबारा मीट कर जाएंगे। इनके बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। ये गैप कितना हो जाना चाहिए? एक राउंड के बराबर। तो मान लेते हैं इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r है, तो ये गैप कितना हो जाना चाहिए? एक सर्कल के बराबर, एक सर्कुलर राउंड के बराबर, यानी डिस्टेंस कितना हुआ? 2πr। सही, हमें निकालना है टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस हमें कितना चाहिए? 2πr, ये गैप कितना चाहिए? 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड। अब स्पीड क्या होगी? देखो ध्यान से, ये जो ए है आपका वो गैप बढ़ा रहा है ना, ए ने इतना गैप क्रिएट कर दिया, लेकिन बी ने ये डिस्टेंस ट्रैवल करके इस गैप को सिर्फ इतना सा कर दिया, यानी ए गैप बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बी उस गैप को कम कर रहा है ट्रैवल करके। तो दोनों अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों की स्पीड का करेंगे सब्ट्रैक्शन, इनकी स्पीड का करेंगे सब्ट्रैक्शन व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो स्पीड का सब्ट्रैक्शन।
इसको आप रिलेटिव स्पीड से भी याद रख सकते हो, है ना। देखिए जब दो पर्सन सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड का सब्ट्रैक्शन होता है रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग, और जब अपोजिट में जाते हैं तो स्पीड का एडिशन होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड का सब्ट्रैक्शन, सिंपल सी बात है। अब सर स्पीड तो दे नहीं रखी क्वेश्चन में, स्पीड कैसे निकालें? देखिए स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आप सब जानते हो। स्पीड का फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये टाइम हमें दे रखे, ये 12 सेकेंड वो टाइम है जब एक राउंड को कंप्लीट करता है। एक राउंड का मतलब 2πr, डिस्टेंस हमने 2πr ट्रेवल किया 12 सेकेंड्स में, तो डिस्टेंस 2πr और टाइम 12, तो 2πr डिवाइडेड बाय 12 ये स्पीड हो जाएगी। स्पीड कैसे निकालोगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गई स्पीड, ये हो गई ए की स्पीड। बात करते हैं बी की स्पीड, 2πr डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ से आप 2πr कॉमन ले सकते हो, 2πr कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में गया 1/12 माइनस 1/15, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, 12 और 15 का एलसीएम 60, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 4, तो दैट इज़ 60/1, दैट इज़ अगेन 60, तो वही सेम टाइम आ गया 60 सेकेंड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सर स्टार्टिंग पॉइंट पे भी तो 60 आया था, इधर भी 60 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों पर्सन है ना, ये एनीवेयर बिटवीन द ट्रैक कभी मिल ही नहीं पाएंगे, ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, बीच में तो कहीं भी मिल नहीं पाएंगे। तो देखो किस्मत ऐसी थी कि क्वेश्चन ऐसा बन गया कि हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करें, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, है ना, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये तो ठीक है, ऐसा हो गया इस क्वेश्चन में। लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एनीवेयर बिटवीन द ट्रैक के क्वेश्चन को सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर दो बाय देयर रिलेटिव स्पीड, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया, आंसर 60 सेकेंड्स आ गया। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जब एनीवेयर बिटवीन द ट्रैक का क्वेश्चन आता है तो अगर आप सेम डायरेक्शन में जाते हो तो स्पीड का सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एडिशन होगा। ध्यान रखना सर, एडिशन क्यों होगा? आप देखो खुद समझना इस चीज़ को कि एडिशन क्यों होगा। लेट से ये जो बी है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी ने इतना ट्रैवल किया, तो अब देखिए टोटल गैप ए और बी के बीच में कितना हो गया? बी यहाँ पे आ चुका है, ए यहाँ पे आ चुका है, तो इनके बीच का गैप कितना हो? इतना हो गया, नहीं इतना बड़ा गैप हो गया। तो यानी इन ए और बी ने दोनों ने मिलकर डिस्टेंस यानी गैप क्रिएट किया। ऐसा नहीं कि पहले तो ए गैप बढ़ा रहा था, बी कम कर रहा था, इस बार बी ने भी बढ़ा दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए इनकी स्पीड का क्या करेंगे? एडिशन, 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 एडिशन। तो आंसर हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 9। तो 60 डिवाइडेड बाय 9 का मतलब हो गया 20/3, यानी कि 6/2/3। सही। तो 6/2/3 सेकेंड बाद ये दोनों के दोनों मीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो बस यही है, एनीवेयर बिटवीन द ट्रैक का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड का सब्ट्रैक्शन, अपोजिट में जाओगे तो स्पीड का एडिशन, दैट्स इट। और स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करवाना है तो हमें एलसीएम लेना होगा किसका? टाइम इन विच दे विल कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एचसीएफ एलसीएम की कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे अपन और उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।